बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक लर्निंग विद अभिनव एंड शुभम जैन में। और आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। व्हाई डू वी रेस्पायर? हम सांस क्यों लेते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमें पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिसको सेल कहते हैं उससे बना है, और वो जो सेल है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे छोटा और स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो फंक्शन करते हैं, तो उन फंक्शन करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन किया जाता है कि उससे फूड जो हम फूड खाते हैं, जो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था फ्रेंड्स, हमने वीडियो बनाया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कुल मिला के 3 भी वीडियो है, तो आप उनको जरूर साइंस के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो जो न्यूट्रिशन होता है, जो खाना हमारे अंदर पहुंचता है, जो ग्लूकोज बनता है, उससे एनर्जी रिलीज करी जाती है रेस्पिरेशन के दौरान। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन रिच एयर जो हम ले रहे हैं, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो एयर हर सेल में पहुंच जाती है। सेल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन इन द एयर, वो जो एयर में ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड के ब्रेक डाउन में मदद करता है। और इसी प्रोसेस को जब सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है एनर्जी की रिलीज के साथ, जब एनर्जी भी बनती है, तो उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मतलब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, वो 2 टाइप से होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। अब हम देखेंगे कि ये एरोबिक और एनएरोबिक का मतलब क्या है। अब इनमें डिफरेंस ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये बहुत बड़ा टर्म आता है कि ऑक्सीजन का यूज होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो इसका इक्वेशन ऐसे बनता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म, उससे CO2 H2O और एनर्जी बनती है यूज ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका एग्जांपल तो हमें पता ही है, इसका एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, जो हम हैं, डॉग्स हैं, फ्रॉग्स हैं, ये सब एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की मदद लेते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ब्रेक डाउन विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये मेजर डिफरेंस होता है। अब ग्लूकोज विदाउट वाटर, इसमें यहाँ पे हमारा वाटर बन रहा था, यहाँ पे बनता है एल्कोहल बनता है, और CO2 बनता है, और एनर्जी बनती है, और इसका एग्जांपल है यीस्ट। Our muscle cells can also respire anaerobically. फ्रेंड्स, हमारे मसल जो होते हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स में कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन हो जाता है, यानी बिना यूज ऑफ ऑक्सीजन के। तो our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen. ऑक्सीजन की जब टेम्पररी डेफिशिएंसी हो, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग बहुत घंटों तक, और हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, तो उसकी डिमांड, एनर्जी की डिमांड बहुत हाई होती है। लेकिन जब हम तेज दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमारी लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए मसल सेल्स क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज है, फूड का जो फॉर्म है, O2 के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एसिड बनता है, उसमें कुछ ऑप्शन आ सकते हैं जैसे टार्टारिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड। फ्रेंड्स, हमें मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल में पेन होने लगता है जब हैवी एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, ये क्रैम्प्स जब होते हैं जब हमारा मसल सेल्स
रिस्पायर एनाएरोबिकली। जब एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल सेल्स में, तो इस पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का जो हो रहा है उससे लैक्टिक एसिड होता है। जब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। हम हॉट वाटर मसाज के बाद इससे रिलीफ पा लेते हैं, क्योंकि इस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, तो इससे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो जाती है। इसमें लैक्टिक एसिड क्या होता है, CO2 और H2O, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में पूरी तरह से टूट जाता है और हमें पूरी रिलीफ मिल जाती है। ब्रीदिंग। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग फ्रेंड्स, ब्रीदिंग का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को लेना और ऑक्सीजन, देखिए ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच एयर को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को छोड़ना। इसमें होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को ले रहे हैं तो इसको कहते हैं इनहेलेशन, और CO2 एयर को जब छोड़ रहे हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है जब तक और एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ चलती है। तो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड इट्स ब्रीदिंग रेट। जब एक पर्सन कितनी बार सांस लेगा 1 मिनट में, तो उसका ब्रीदिंग रेट कहेंगे। अब देखिए एवरेज ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट। जब मान लीजिए ये लड़का है, वो पेड़ के नीचे सो रहा है और इस कार के ऊपर भी सो रहा है। ये मान लीजिए ये कार के ऊपर सो गया, तो उसकी ब्रीदिंग रेट कब होगा, 15 से 18 टाइम्स। ये आपको याद रखना, 15 to 18 टाइम्स अ मिनट। और जब ये देखिए, जब वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, कार के पीछे दौड़ रहा है, बस के पीछे दौड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, उसका अप टू 25 टाइम्स अ मिनट, मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा ब्रीदिंग करेगा। देखिए अब क्या होता है, लंग्स में इनहेल्ड एयर जो अंदर आती है सांस, वो 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% CO2 होता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं O2 रिच एयर। और इसमें ऑक्सीजन तो ज़्यादा है ही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% है, इसलिए हम सिंपल टर्म्स में कह देते हैं कि CO2 रिच एयर हम एक्सहेल करते हैं। हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हेन वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, हमारी जो नाक में नॉस्ट्रिल्स होते हैं उससे हम लेते हैं, तो ये नेसल कैविटी में जाता है। तो नेसल कैविटी से जो एयर है वो हमारी विंड पाइप में पहुंच के विंड पाइप में चली जाती है, तो विंड पाइप से वो जाती है लंग्स में। तो लंग्स चेस्ट कैविटी से घिरी होती है और उसमें साइड में ये आपको रिब्स दिखाई गई हैं, तो रिब्स होता है। और चेस्ट कैविटी में एक लार्ज मस्कुलर सीट होती है जिसको कहते हैं डायाफ्राम, तो वो चेस्ट कैविटी के फ्लोर को बनाता है। इसमें डायाफ्राम और रिब केज का मूवमेंट होता है ब्रीदिंग में। आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ का होता है। देखिए ये नेसल कैविटी से हमारा ये विंड पाइप ट्रैकिया हमको पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम दिखाया, और ये है हमारी लंग्स जो रिब केज के अंदर हैं। अब देखिए इनहेलेशन में रिब्स मूव अप, मतलब ऊपर होती है और बाहर की तरफ जाती है, और डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और एयर लंग्स में रश कर जाती हैं, तो फिर लंग्स फिल हो जाती है एयर से। जब एक्सहेलेशन में वो होता है तो रिब्स नीचे की तरफ और इनवर्ड्स अंदर की तरफ आती है और डायाफ्राम अपनी फॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाता है। इससे चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और एयर लंग से पुश आउट हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और साइंस और इंग्लिश प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अच्छी लगी तो देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विद अभिनव एंड सोहम। जय हिंद।